Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about insurance and its fundamental principle of insurance कि इंश्योरेंस हम क्यों करवाते हैं. ठीक है, इंडेफिनेट फ्यूचर लॉस से बचने के लिए हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस कि आखिर इंश्योरेंस के क्या फंक्शंस होंगे. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी. इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉस. कि इंश्योरेंस जो है वो हमें सर्टेनिटी देने का काम करता है. ठीक है, और इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें जो लॉस है उसके लिए पेमेंट करने का सर्टेनिटी मिल जाती है. देयर आर अनसर्टेनिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ लॉस कि हमारा टाइम खराब होने का और लॉस होने का जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसके अमाउंट का लॉस होने का चांसेस होते हैं. इंश्योरेंस रिमूव दीज अनसर्टेनिटीज एंड द अश्योर्ड रिसीव्स पेमेंट ऑफ लॉस. कि मतलब जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसे हम अश्योर्ड कहेंगे, और वो अगर कुछ हो जाता है अनसर्टेनिटी तो उसे पेमेंट करने का प्रॉमिस मिल जाता है, सर्टेनिटी मिल जाती है. द इंश्योरर चार्ज प्रीमियम फॉर प्रोवाइडिंग द सर्टेनिटी. कि दोनों ही पार्टी के लिए कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन का मतलब समथिंग फॉर समथिंग. एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन दोनों का होना ज़रूरी है कि आप लोग प्रीमियम देंगे, बदले में आपको सिक्योरिटी दे दी जाएगी. ऐसा नहीं है कि हर इंसान के लिए है. जब तक आप प्रीमियम नहीं देंगे तब तक आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी. द सेकेंड फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन. The second main function of insurance is to provide protection from probable chances of loss. Insurance cannot stop the happening of a risk or event but can compensate for the losses arising out of it. कि फर्स्ट में तो हमने सर्टेनिटी की बात की कि आप लोग फिक्स हो जाएंगे, भैया होगा तो पेमेंट मिल जाएगा. सेकंड में कह रहा है कि हम मानते हैं कि हम आपके रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, यस, बट हम उससे आपको प्रोटेक्ट जरूर कर लेंगे. नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग. अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, कैपिटल लगा रखिए, तो आपको रिस्क बियर करनी ही होती है. बट इन केस ऑफ इंश्योरेंस हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक ऐसी डिवाइस जहां लोगों से फंड्स कलेक्ट करके उनकी अनसर्टेनिटीज़ को कॉम्पनसेट किया जाता है. तो मतलब अब आपने अपनी रिस्क उन सभी के साथ शेयर कर ली जिनकी आपकी रिस्क की तरह मिलती जुलती है, मतलब सेम रिस्क के लिए. असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन. जितना भी फंड जो हो एक्यूमुलेटेड होता है, जितना भी फंड कलेक्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी, उस सबको फर्दर कहीं इन्वेस्ट करके कैपिटल जनरेट करने का काम करती है, मार्केट को फंड अवेलेबल करवाने का काम भी करती है. द एक्यूमुलेटेड फंड्स. एक्यूमुलेटेड का मतलब टोटल कलेक्टेड फंड्स ऑफ द इंश्योरर. इंश्योरर ने जो कलेक्ट किए हैं. रिसीव्ड बाय वे ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स. कि जो प्रीमियम के थ्रू आया है. मेड बाय द इंश्योर्ड आर इन्वेस्टेड इन वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम्स. कि वो ऐसा नहीं कि पड़ा पड़ा डबल हो जाएगा, नहीं, रखा रखा डबल हो जाएगा. तो ऐसे केस में वो उसे फर्दर कहीं इन्वेस्ट करके इनकम जनरेट कर लेता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर द रूल्स ऑफ एक्शंस और कंडक्ट एडॉप्टेड बाय स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन इंश्योरेंस बिजनेस. कि कुछ रूल्स बने हुए हैं आपके इंश्योरेंस से जुड़े हुए जो कि दोनों को फॉलो करने होंगे, मतलब इंश्योरर को भी और इंश्योर्ड को भी. द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस टू अ वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट द फॉलोइंग. और आप दोनों के बीच में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, या आपने प्रीमियम दिया तो आपको कॉम्पनसेशन मिले, ठीक है, या उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने बना रखे. The first is utmost good faith. कि a contract of insurance is a contract of उबरमई फिदे. ये एक वर्ड है लीगल का जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. गुड फेथ का मतलब है यहाँ पर कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों पार्टी जेन्युइन है, कोई फ्रॉड का इंटेंशन नहीं है. ठीक है. बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टूवर्ड्स ईच अदर इन रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दोनों ही पार्टी
एक दूसरे पर विश्वास दिखाएंगे, अच्छा विश्वास कि हाँ आपने जो कहा हम मानते हैं और आप जो कह रहे हो वो हम मान लेंगे। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू वॉलंटरली मेक फुल एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स ऑफ ऑल फैक्ट्स। देखो दो पर्सन है, इंश्योरर और इंश्योर्ड, जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। अ पर्सन हु इज इशूइंग पॉलिसी और सेलिंग पॉलिसी और गिविंग सिक्योरिटी, कि जो पर्सन पॉलिसी बेच रहा है और आपको सिक्योरिटी दे रहा है उसे हम कहते हैं इंश्योरर। और जिसे सिक्योरिटी मिल रही है, मेरी एसेट से मुझे सिक्योरिटी मिल रही है, मैं कहलाऊंगा इंश्योर। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंश्योर्ड होगा वॉलंटरली, उसे खुद को मेक फुल एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट, जितने भी फैक्ट आपके जुड़े हुए हैं पॉलिसी से वो आपको क्लियरली बताने होंगे। पॉलिसी से मतलब कि जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड मटेरियल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको सब कुछ डिस्क्लोज करने अपनी इच्छा से। मटेरियल टू रिस्क बीइंग प्रपोज्ड एंड द इंश्योरर टू मेक क्लियर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आपकी रिस्क उसे क्लियरली पता लग सके और उसके हिसाब से वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बता सके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो उसके लिए आपका फुल डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है। Thus, it is binding on the proposer to disclose all material fact about the subject matter of the proposed insurance। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस चीज़ के ऊपर, जिस मटेरियल या जिस प्रॉपर्टी के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं या लेने वाले हैं, तो उसके सारे मटेरियल फैक्ट, मतलब ऐसी कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेंगे जो कि उससे जुड़ी हुई। Any fact which is likely to affect the mind of the prudent, insurer in deciding to accept the proposal of insurance or in fixing the rate of premium is material for this purpose। ठीक है, कि आप जो है कोई भी एक ऐसा फैक्ट नहीं होना चाहिए छुपा हुआ जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, या आपकी प्रीमियम की जो रेट है वो कितनी होगी वो भी आपके लेवल ऑफ रिस्क पर डिपेंडेंट होती है। फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट बाय द इंश्योर्ड मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ इंश्योर, कि अगर आपने फुल डिस्क्लोजर नहीं किया तो जो इंश्योर्ड है, अगर उसने फुल डिस्क्लोजर नहीं दिया तो इंश्योरर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। नहीं, व्हाट डज वॉइडेबल मीन, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक वर्ड है। ठीक है, देखो वॉइड का मतलब है जिसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, कोर्ट में आप लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन यहां तो वॉइडेबल लिखा हुआ है, दैट मीन्स वॉइड प्लस एबल, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, वॉइड प्लस एबल। और इट सिंपली मीन्स, इसका सिंपल सा एक मतलब है क्या, कि सर वॉइडेबल में है कि जिस पार्टी ने फैक्ट छुपाए जो कि इंश्योर्ड है वो उसके लिए हो गया वॉइड, मतलब ही कांट मूव टू द कोर्ट फॉर जस्टिस। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी गलती कर दी है। लेकिन एक पार्टी है जिसने कोई गलती नहीं की, इंश्योरर, वो चाहे तो कोर्ट जा सकता है, चाहे तो आपको कॉम्पनसेशन दे सकता है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकता है। दैट मीन्स उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो एबल है कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ भी करने के लिए। इसीलिए ये कहा गया कि इंश्योरर के लिए वॉइडेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? सेकेंड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। कि अब दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। वन फंडामेंटल फैक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट इट इज नॉट द हाउस, शिप, मशीनरी, पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ लाइफ दैट इज इंश्योर्ड बट इज पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड इन दैम। कि आप मशीनों का, इनका तभी इंश्योरेंस ले सकते हैं जब आपका कोई मॉनेटरी या इकोनॉमिक या किसी तरह का एक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो इन चीज़ों से। ठीक है, कि ये
हम क्यों ले रहे हैं? क्या मशीन को सेफ रखना चाहते हैं? वो तो वैसे भी नहीं रहेगी। हम लोग इसलिए इंश्योरेंस ले रहे हैं ताकि हम सेफ हो सकें। इसका मतलब है कि अगर हमारा रिलेशन है तो ही इनका इंश्योरेंस है, अदरवाइज इन चीजों का कोई इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम pecuniary interest in the subject matter of the insurance contract. The insured must have an interest in the preservation of the thing of life insured. कि आप जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना कंपलसरी है, मस्ट है। और इसमें आपकी लाइफ का भी इंश्योरेंस जो है वो भी इसी तरीके से होता है। दैट मीन्स कि आप एक जनरल पब्लिक के लिए लाइफ की पॉलिसी नहीं ले सकते, so that he will suffer financially on the happening of the event against. जैसे कि मैंने बताया ना कि आप तभी इंश्योरेंस ले सकते हैं जब उसमें लॉस होने का, डैमेज होने का आप पर इफेक्ट पड़े। दैट मीन्स आप फाइनेंशियल लॉस अगर सफ़र करते हैं तो ही आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है, लेना देना नहीं है, कुछ हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, तो फिर आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। ठीक है। इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द इंश्योर्ड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। कि अब बात करें कि इन्होंने कहा कि जब इवेंट हैपन हुई तब आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तभी इंश्योरेंस मिलेगा, वरना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया, ठीक है, अभी वो आपकी ओनरशिप में है, आपने 1 साल का इंश्योरेंस लिया, 2 महीने बाद आपने उसको इंश्योरेंस करवाने के बाद सेल कर दिया। नाउ अब इंश्योरेंस जो ओनर, नाउ दिस हाउस बिलोंग्स टू अनदर पर्सन, ये बिल्डिंग किसी और के लिए है, तो ऐसे केस में अब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्या? नहीं है। लेकिन अब इवेंट हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग डैमेज वगैरह हो गई, तो क्या आप क्लेम कर सकते हो? ये साफ कहता है कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तब भी, और जब आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तब भी, दोनों टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। In order to name insurable interest, however, it is not necessary that one should be the owner of the property. For example, a trustee holding property on behalf of other has an insurable interest in the property. देखो सीधी सी बात है कि अब एक एग्जांपल और दे दिया कि ज़रूरी नहीं है कि ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ही ले। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि उसके जाने से उसका नुकसान होगा। वैसे ही एक हमने पर्सन अपॉइंट कर रखा है कि आप हमारे इन सामान की देखरेख करेंगे, ट्रस्टी बना दिया, तो अब ट्रस्टी की देखरेख में अगर कोई नुकसान होगा तो वो नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, तो इसके लिए वो इंश्योरेंस ले सकता है। तो इसका मतलब एक चीज़ और क्लियर हो गई कि ज़रूरी नहीं है कि आप ओनर हों किसी चीज़ में इंश्योरेंस लेने के लिए। बट मैंने आपको ऊपर बताया जैसे कि आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट हो और चाहे इनडायरेक्ट हो। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज इंडेमनिटी। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर और मरीन आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स these contract are based on future events happening or non happening, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे फ्यूचर इवेंट होने या नहीं होने पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आग लगी तो, मरीन इंश्योरेंस का मतलब जहाज डूब गया तो। द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पुट द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस इन द सेम पोजिशन दैट ही ऑक्यूपाइड इमीडिएटली बिफोर द हैपनिंग ऑफ इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट। In other words, the insurer undertakes to compensate the insured for the loss caused to him due to damage or destruction of property insured. कि अगर आपकी इंडेमनिटी फ्यूचर हैपनिंग या नॉन हैपनिंग से नुकसान हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है प्रॉपर्टी का, तो आपको हम कॉम्पनसेशन दे देंगे, आपको कॉम्पनसेट कर देंगे। The compensation payable and the loss suffered are to be measured in terms of money. सबसे बड़ी बात कि हमारा एक पर्सन होगा जो जाएगा और कैलकुलेट करेगा कि कितना नुकसान हुआ है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको मनी के टर्म्स में पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बिल्डिंग डैमेज हुई हम बिल्डिंग बना कर दे देंगे, नहीं,
कॉम्पनसेशन हमेशा मनी के टर्म्स में दिया जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के केस में नहीं लगता है, वहाँ इंश्योरेंस नहीं कहकर इसे अश्योरेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये फ्यूचर इवेंट के होने या नहीं होने पर डिपेंडेंट नहीं है, डेथ तो होनी ही होनी है एक नेचुरल पर्सन की, तो इसलिए उसे इसमें शामिल नहीं किया जाता। इज इट क्लियर? सो आज की क्लास ओवर करते हैं, बाकी के प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स।